नमस्कार। और आज इंडिया डेयर्स में हम बात करेंगे कोयले की। कोयला यानी कि कोल काफ़ी कंट्रोवर्सीज का टॉपिक रहा है पिछले एक दशक से, शायद उससे ज़्यादा भी। भारी डिबेट आज भी चल रही है देश में प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री पे। कोल स्कैम की बातें होती ही रहती हैं। और मेरे साथ हैं एक अजीम शख्सियत जिन्होंने करीब 60 वर्ष कोल इंडस्ट्री के अंदर एक योगदान दिया है। एडवाइज़र थे भारत सरकार के एक लंबे अरसे तक, सेंट्रल गवर्नमेंट के, श्री आर के सचदेव। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू श्रीवास्तव जी। तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे, हालांकि कोयला एक बड़ा व्यापक मुद्दा है, लेकिन अभी देश के अंदर जो डिबेट चल रही है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री की चल रही है। और इसके अंदर पूरा देश, पूरी कोयला इंडस्ट्री, आपकी कोल इंडिया, एक तरीके से दो खेमों में बटा हुआ है। बहुत से लोग मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल एक नेसेसिटी है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो आप सरकारी रिसोर्सेज को प्राइवेट हाथों में बेच करके एक तरीके से देश का सत्यानाश कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय और क्या सोच है? ऐसा श्रीवास्तव जी, इसको समझने की थोड़ी गहराई की जरूरत है। कोल इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, ये लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि वो लोगों को समझ नहीं है। क्योंकि आज के माहौल में अगर देखा जाए, कोल इंडस्ट्री चलती है, दो बड़ी लार्ज गवर्नमेंट कंपनियां हैं। एक तो कोल इंडिया लिमिटेड, एक है सिंगरेनी कोल कंपनी लिमिटेड, जो कि तेलंगाना बेस्ड है। उसमें 51% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का है, 49% सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी। और कोल इंडिया इज होली ओन्ड कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 8 सब्सिडरीज वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस। इन दोनों को छुआ नहीं जा रहा है। अब इन्होंने मिलके आज के माहौल में करीबन 750 सवा 700 मिलियन टन कोयला पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमें कोयले की और ज़रूरत है। उसके लिए जैसे होता ना, अगर आपको एक वज़न उठाना है बहुत भारी, सरकारी लेबर आपका 4 है, नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको 2 आदमी को बुलाना पड़ेगा मदद करने के लिए। तो कोल इंडस्ट्री प्राइवेट नहीं हो रही है, लेकिन जो और कोयले के भंडार हैं, जो एक्सप्लोर्ड हैं या अनएक्सप्लोर्ड हैं, वो दिए जा रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी आए, उसको अपना इन्वेस्टमेंट करे, चलाए और कोयला बेचे। मेरा ये कहना है कि बहुत से, जैसे आप चाइना का ले लीजिए पहले हाल था, या बाकी खासकर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हो गई या बाकी देश भी हैं, तो क्या सरकार नहीं चला सकती इसको? अगर कोल इंडिया ने इतना बेहतरीन काम करा है, सरकारी क्षेत्र में एनटीपीसी अपना काम कर रही थी, तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से कोल इंडिया भी प्रॉफिट में जा रही थी, लॉस मेकिंग एंटिटी तो नहीं है। तो आगे बढ़ करके जो बाकी के क्षेत्र हैं उसमें भी कोल इंडिया आगे बढ़े। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन थोड़ी देर में आपको कोयले से हटा के मैं स्टील में ले जाऊँ। बिल्कुल, आप बोलिए। स्टील आपने स्टार्ट किया जमशेदजी टाटा ने 1926 में। जी। टाटा स्टील अकेले थे। जी। सरकार ने टेक ओवर करना, अपने स्टील प्लांट लगाए, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, ऑल दिस। वहाँ सेलम चले गए, वहाँ वाइजैक चले गए। अब उसको स्टील इंडस्ट्री को आप क्या बोलेंगे आज? नेशनलाइज्ड? नो। स्टील इंडस्ट्री में जीएसडब्ल्यू भी है, जीएसपीएल भी है, एसआर स्टील भी है, भूषण स्टील भी है। जहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा बड़ा एक्सपेंड करना है इकोनॉमी को, तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को बिना काटे हुए। मेरा एक सवाल है, जहाँ जहाँ भी देश में प्राइवेट सेक्टर आता है, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बिजनेसमैन नेक्सस के तहत भ्रष्टाचार भी होता है, करप्शन भी होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर ओन रिसोर्सेज होता है। इसके बारे में आप नहीं मानेंगे मेरी बात? उसमें रिसोर्सेज को आप 2 चीज़ समझिए। एक तो आप, अगर आप कोयले के रिसोर्सेज बोल रहे हो जी, कोयले के रिसोर्सेज भंडार जमीन के नीचे हैं। जी। उसमें ना आपने देखे ना मुझे, मैंने 60 साल बिताने के बाद भी नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। जी। अगर एक कोल डिपॉजिट अगर 50 हेक्टेयर में है जी। उसको अगर हम जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो मुझे पहले इन्वेस्टमेंट ड्रिलिंग में करनी पड़ेगी, उसकी जियोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी ज्योमेट्री स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी स्टडी करनी पड़ेगी, तब मैं माइंड प्लान बनाऊंगा। उसके लिए मेरा खर्चा करना पड़ेगा। वो खर्चा हो सकता है मेरा वेस्ट भी हो जाए, डिपॉजिट अच्छा नहीं निकला, कोयला निकल गया, उसको मुझे बेचना है, उसके लिए मुझे रेल कनेक्शन चाहिए, रोड चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। तो इसमें अगर सारा गवर्नमेंट का ध्यान जाए तो वो होना संभव नहीं है। आप दुनिया में किसी देश में चले जाइए, यूके को लीजिए, 1947 तक ब्रिटेन was the largest coal producer in the world with some 300 million tons.
China was producing only 34 million tons. India was also producing same quantity. जब नेशनल ये हमारी इंडिपेंडेंस मिली है जी, तो उसके बाद क्या हुआ, यूके में डिक्लाइन हुआ, पहले नेशनल कोल एक्सपैंड किया, फिर जब आई मार्केट थैचर, उन्होंने देखा कि उनको नॉर्थ सी गैस मिल गई। जी, अब आपको चॉइस है, कोयला जलाना है धुएं वाला, गैस जलानी है, तो गवर्नमेंट ने क्वाइटली विड्रॉ कर लिया कोयले से, क्योंकि दे हैड अल्टरनेटिव फ्यूल। हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है, हमारे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, नेचुरल गैस और पेट्रोल, यू नो आवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट इज 85%। नोट आप छाप सकते हैं रुपए के, डॉलर नहीं छाप सकते। अगर आपको पेट्रोल बाहर से खरीदना है तो आपका रुपया नहीं चलेगा। इसलिए हमारे इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए नेशनल रिसोर्स है कोयला। वी हैव टू प्रोड्यूस मोर कोल, बट द सेम टाइम वी हैव टू प्रोड्यूस जुडिशियसली, इकोनॉमिकली, सेफली, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द पॉपुलेशन बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट हमारे 85% हैं, अभी भी हम विदेशों पे एक तरीके से डिपेंडेंट हैं इन चीज़ों के रिसोर्सेज के लिए, तो अगर ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान के अंदर अपना काम शुरू करेंगी तो ये डिपेंडेंस कम हो जाएगी? लेकिन क्या ये जो कोयला हमें मिलेगा, जो प्राइवेट हाथों में आप देने जा रहे हैं, क्या ये ज़्यादा सस्ता होगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। वो जो डिपेंडेंस में बात कर रहा था ऑयल एंड गैस की, जी, कोयले पे हम लोग 80% आत्मनिर्भर हैं आज। जी, जी, और हमारे प्रधानमंत्री ने अब कहा है कि हम 100% होंगे। 100% होना संभव नहीं है। जी, क्योंकि कोकिंग कोल स्टील प्लांट के लिए आता रहेगा बाहर से काफ़ी। और जो स्टेशन कोस्टल बेस्ड है, जो समुद्र के किनारे पे हमारे स्टेशन हैं, जी, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, जी, वो कोयला इंपोर्ट करना है उनको आसान पड़ेगा क्योंकि रेल डिस्टेंस बहुत दूर है। जी, अब रहा वो रिसोर्सेज प्राइवेट हाथ और पब्लिक हाथ। देखिए, जब नेचुरल रिसोर्स होता है, कोयला ऐसी चीज़ है कोई अपने बक्से में डाल के बाहर नहीं जा सकता। जी, वो देश में ही रहेगा। आपके विजिलेंस सिस्टम है, आपका रेगुलेटरी सिस्टम है, आपका पॉलिसी है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपकी करेंसी है, आपका टैक्सेशन लॉ है, आपका लेबर लॉज है, तो आपको डर किस बात का है? भाई, लेबर लॉज के वायलेशन तो आम होते हैं। आपने सरकारी विभागों में उच्च स्तर पे काम किया है, यू हैव हेल्ड अ हाई पोजीशन एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो, लेकिन आप मुझे बताइए, प्राइवेट सेक्टरों के अंदर जिस तरीके से वर्क फोर्स का हायर एंड फायर की नीति होती है, रखा जाता है, निकाला जाता है, कम से कम सरकारी महकमे में, भारत सरकार की एक नौकरी में या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लेबर फ्रेंडली हैं। अब ये आप कोयले की खदानों को प्राइवेट हाथों में अगर देते हैं तो वहाँ जो कामगार है, जो काम कर रहा है, उसकी सुरक्षा, उसके लिए पॉलिसीज ठीक रहें, ये कैसे सुनिश्चित होगा? ये श्रीवास्तव जी, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है आप लोगों के वामपंथियों में और यूनियन में। हमारे देश में कोल इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं जी, बहुत कम हैं। कोल इंडस्ट्री की छटानी कभी नहीं होगी, क्योंकि हमें और ज़्यादा वर्कर की, बल्कि हमें तो हाई टेक्नोलॉजी लाएंगे तब भी वर्कर ज़्यादा लगेंगे, ट्रेनिंग ज़्यादा होगी, उनको अच्छा काम करने का ढंग सिखाया जाएगा, उनको सेफ ढंग सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री जानना चाहें, मेरे पास एक किताब पढ़ी, आपको दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, रिटन बाय वामपंथी मोहन कुमार मंगलम, जो मंत्री थे जब कोल नेशनलाइज हुआ जी, 1971 और 73 में जब हम कोल माइन नेशनलाइज किए, जो कोल इंडस्ट्री लेबर की हालत थी, वो आप एज ए वामपंथी पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? नेशनलाइजेशन हुई 4 मुद्दों के ऊपर। ए, लेबर की प्रोटेक्शन, बेटर पेमेंट, बेटर सेफ्टी, कोयला ज़्यादा मिले, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, हमारी बिजली ग्रोथ बढ़ गई, और माइन जो है साइंटिफिकली चले। ठीक, अब वो आप कह सकते हैं, बताइए, आपका सवाल होना चाहिए नेक्स्ट के 4 मुद्दे पूरे हुए आपके? 4 पर्पज हुए पूरे? लार्जली हुए। आई वोंट से 100% जी, 85% हुए। कोल प्रोडक्शन देखिए, जब नेशनलाइजेशन हुआ 73, 74, 75 मिलियन थी, आज करीबन 700, 750 मिलियन कर रहे हैं हम लोग, 10 गुना हो गई जी। लेबर का, उस वक्त लेबर को एवरेज 6 रुपये डेली मिलता था। आज एवरेज लेबर का मैं कह नहीं सकूँगा नंबर करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं ना अर्निंग पर मैन शिफ्ट, वो मेरे ख्याल इंडियन कोल इंडस्ट्री के आज 700 रुपये करीब है, वो बढ़ गई 12 गुना। पर आप अभी भी, आपका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, आप तो अभी भी सरकारी हैं। एक मिनट, होल्ड ऑन, फिर भी ग्रोथ हुई। एक मिनट। लेबर कोल इंडस्ट्री का बड़ा एक
यूनिक है इंडियन कोल इंडस्ट्री का। जी सेम लेबर लॉज फॉलोज प्राइवेट इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ता है, सेम गवर्नमेंट को। जी अगर आप ठेकेदार भी हायर करते हैं, जिसको आज कोल इंडिया हायर कर रहा है, एमडीओ बोलते हैं, जी एग्रीमेंट में लिखा होता है कि लेबर को आप पे करेंगे हम्म। कोल वेज बोर्ड अवार्ड के मुताबिक। वो चोरी सब जगह होती है। पर ग्राउंड रियलिटी पे क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहा है? आई वुड से 80% हो रहा है, ओके क्योंकि लेबर आज मिल नहीं रही है। जी लेबर कोल इंडस्ट्री इज वेरी टफ जॉब, जी माइनिंग इज वेरी टफ जॉब, जी इज नॉट ए इजी जॉब। जी हमने जिंदगी बिताई उसमें, जी और माइनिंग इज ए वेरी टफ जॉब। एक तो अंडरग्राउंड माइनिंग खैर बहुत कम हो गई क्योंकि हम लोग निकम्मे हैं, जी टेक्निकली थोड़ा पीछे पड़ गए। इवन ओपन कास्ट माइनिंग में धुआं, गर्मी, डस्ट, हैवी इक्विपमेंट एंड यू हैव टू बी टफ इट। सो लेबर मिल नहीं रही आज। हम्म। लेबर को लेना करना, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है गवर्नमेंट में, जो आप लोगों को उसमें आई वुड से कि यूनियंस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जी मान लीजिए माइन में लेबर है एक्स्ट्रा सरप्लस 200, हमारी एक ज्वाइनिंग माइन चल रही है 300 किलोमीटर दूर, सरकारी वो भी। जी मैं उनको चाहूँगा कि वहाँ भेज दूँ, हम्म। नहीं जाने देंगे जी, चोलबेना मुर्दाबाद। अरे जब आप मेरे को काम नहीं है यहाँ, तो मैं कहाँ से आपको खिलाऊँ? चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट हो, सरकार कम से कम आपको रीलोकेट कर रही है, हम्म। सरकार आपको रीलोकेट कर रही है। तो आपको यूनियंस को आई वुड सजेस्ट, मैं तो रिटायर हुए 24 साल हो जी गए मुझे, जी तो जी जी अगर मैं आज पोजीशन में होता, जी आई वुड हैव टोल्ड यूनियंस कि आओ बैठो, एक हम लोग ब्लू प्रिंट चार्ट कर लेते हैं जी कि कहाँ ये माइन चलती रहेंगी, कितने साल चलेंगी। हम्म। जो माइन अगर 10-15 साल चल रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना उसको। हम्म। जो एरिया हमने 10-15 साल के बाद देखना है, उसको हम चलिए श्रीवास्तव जी को देते हैं, उसको देते जी हैं, उसको देते जी हैं। जी लेकिन जब श्रीवास्तव को देने से पहले हमें ये देखना है कि श्रीवास्तव की माइंड और मेरी माइंड जुड़नी नहीं चाहिए, जी तब कंपटीशन हो जाएगा, सरकार ही कंपटीशन नहीं, कोयला चोरी होगा मेरा। जी तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही ब्लॉक कोल इंडिया ने, गवर्नमेंट ने उसको डेलिनेट किए हैं, और कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं है। अब इसमें भारत की प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां, क्या आपके हिसाब से इतनी सक्षम हैं कि अकेले ये मैनेज कर पाएंगी माइनिंग को? कहाँ से आएंगी? तब तो मुझे जवाहरलाल नेहरू जी का वो स्टोरी याद आ नहीं, रहा अभी है। मैं आज की सच्चाई पूछ रहा हूँ आपसे। सजरी जब आरजे- याद आ रहा है, आरजे- जब हमारी इंडिपेंडेंस मिली, जी तो नेहरू जी सोच रहे थे कि हम चीफ ऑफ आर्मी किसको बनाएं। जी हम तो ब्रिटिश के अंदर सर्विस करते रहे, जी नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने ब्रिटिश एक अधिकारी को रख लिया कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाओ। हम्म वो बने रहे। हम्म पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर में, हम्म। उन्होंने पंडित जी को बताया नहीं। हम्म। जब पंडित जी के कान में पड़ा, हम्म। तो पंडित जी के थोड़ा हैरान हुआ कि ये आदमी तो बड़ा निकम्मा है। जी उसको बोले तो उन्हें क्यों नहीं बताया? वो बड़ा तन के बोला कि मैं जा रहा हूँ। पंडित जी बोले प्लीज़। देन पंडित जी ने अपने लोगों को बुलाया, आर्मी स्टाफ हेड, कि साहब किसको बनाएं, कि साहब ये हमारे सामने सबसे कॉम्पिटेंट है सैम मानिक शाह, इसको आप बनाइए या इसको बनाइए, हमारे अपने अधिकारी हैं। आफ्टर ऑल वर्ल्ड वॉर में तो हिंदुस्तानी फौजों ने बहुत लड़ा। तो हिंदुस्तान में स्किल की कमी नहीं, मेहनत की कमी नहीं। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो माइनिंग धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, दे आर द अमंग 3 मोस्ट यूनिक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस यूएसए, लंदन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, अभी तो बहुत इंस्टीट्यूशन आ गए हैं। नहीं, अब जो प्राइवेट, क्या आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग के पक्ष में हैं या इसके खिलाफ हैं? उसमें देखो, पक्ष में होने या खिलाफ होने से फायदा नहीं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर माइनिंग में आने वाला नहीं है। गवर्नमेंट क्यों? कितना ही सोचे, वो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ, पैसा आप किस में डालते हैं? आपका एक ये है रोजगार जी, इसमें आप रिटर्न दे रहे हैं 20%, जी एक मेरा है जिसमें 7% दे रहा हूँ, जी, पैसा वहाँ जाएगा यहाँ आएगा, तो इसमें आपके हिसाब से रिटर्न्स कम है? कम है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी चांस नहीं है नहीं है, और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना भी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर एक तरह आ सकता है, वो जैसे कुछ माइन जिसमें जैसे नवेली में लिग्नाइट हो रहा है जी, वहाँ माइनिंग में इक्विपमेंट की जो कंपोनेंट बहुत हैवी है जी, कैपिटल इक्विपमेंट, दे अमाउंट टू ऑलमोस्ट 70% द इन्वेस्टमेंट, ओके, और 80%। कोल माइनिंग में इज 40-45%। वहाँ आने का चांस है कि वो अपना इक्विपमेंट बेचना चाहेंगे, वो अपना पैसा लेके चले जाएंगे। ठीक है। नेहरू जी का जो विजन था वो आत्मनिर्भरता का था,
वो चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, आपके साइंटिस्ट, आपके डॉक्टर, आपके इंजीनियर, आपके वैज्ञानिक और हम ही लोग मिलकर के कुछ खड़ा करें। और आज जैसे चीन आत्मनिर्भर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप में अच्छा कुछ कर रहा है, साइंटिफिक साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, यूरोप के देश डेवलप हो चुके हैं, भारत नहीं डेवलप हुआ। तो ये प्राइवेटाइजेशन का कल्चर, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को बाहर बुलाने का कल्चर कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में कमज़ोर बनाएगा। कोल इंडस्ट्री में ऐसा देखिए श्रीवास्तव जी, क्योंकि आपको पता नहीं इसलिए आई शुड ब्लेम यू, वी आर 90-95% आत्मनिर्भर ऑलरेडी। जी, मैं वही कह रहा हूँ, तो प्राइवेटाइजेशन क्यों? प्राइवेटाइजेशन नहीं है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बोला, अभी भी नहीं है जी। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। मेरे पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है जी। मेरा फार्म हाउस यहाँ है, कुछ यहाँ पर, वहाँ टाट ज़मीन पड़ी है। इसमें एक डर है, डर ये है, सुनिए नहीं आप करने दीजिए, नहीं, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। इन्वेस्टर जो आएगा जी, वो आपको कोयला दे रहा है आप ही के देश के लिए, वो पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं ले अग्री, जाएगा। लेकिन वो तो शुरुआत है। कल यही प्राइवेट वाला आदमी सरकार से रिक्वेस्ट करके कोल इंडिया से compete भी करेगा, और जहां कोल इंडिया काम कर रही है, जो प्रॉफिट वाली माइंस हैं, ये मंत्रियों के साथ मिलकर के इनको भी लेंगे, नहीं जैसे हो देश सकता की है। हिस्ट्री है। क्यों? अगर आप देखेंगे जो प्रियम्बल है, जब जी। कोल नेशनलाइजेशन हुआ था 1971 में, जी। द इंटेंट ऑफ नेशनलाइजेशन ये लिखा हुआ है कि ये माइन जो आज टेक ओवर कर रहे हैं हमेशा सरकार के पास ही रहेंगी, बिना पार्लियामेंट के। हाँ, अगर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो। हाँ, तो मैं नहीं उसी बात पे सुन आ लो रहा हूं। पहले, जी। सुन लो। तो ये संभावना बहुत कम है, मेरे हिसाब से है ही नहीं है, क्योंकि कोल इंडिया इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कोल कंपनी इन द वर्ल्ड। पता आपको? जी। कोल इंडिया, वो कारण है उसके भी, राइट और रॉन्ग जो भी है, इज मोस्ट प्रॉफिटेबल कोल कंपनी इन द वर्ल्ड। और कोल इंडिया को गवर्नमेंट कभी भी डाइवेस्ट करेगा, थोड़े शेयर बेचेगा ताकि कोल इंडिया का मार्केट वैल्यू पता लगता रहे। क्योंकि जब आप पहलवान हैं, जब तक दंगल के लिए नहीं जाएंगे आपकी ताकत का पता नहीं चलेगा। तो अभी डाइवेस्टमेंट 20% या 18% है। जी। हो सकता है 5% और कर दे, 51% से कम नीचे कभी आएगा ही नहीं अगले 100 साल में भी, तो सरकारी कंपनी ही रहेगी। जी, अब ये आपका एक आंकलन है, लेकिन पिछले 6 सालों में इस सरकार ने 100% एफडीआई के कॉन्सेप्ट को कई सेक्टरों में लागू करने की कोशिश की। आप रिटेल को ले लीजिए, अन्य सेक्टर्स को ले लीजिए, तो गारंटी इस चीज़ की नहीं दिखती है लोगों को, जो क्रिटिक्स हैं सो कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन के, कि ये चीज़ 51% पे रुक जाएगी। और दूसरी बात ये है, आज एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, रेलवे स्टेशंस का प्राइवेटाइजेशन, भारतीय रेल का प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, क्या आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होगा? मैं आपको एक और पूछूं, आप गांव में गए जरूर गए होंगे। जी। गांव में कुआं खुदता है? जी। खुदता है ना? जी। कुआं कौन खोदता है? गांव के लोग। जी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कभी को बाहर की कंपनी आके हमारे कुआं खोदना शुरू कर दी, हमें पानी पिलाएगी? नहीं हो सकता, उसकी संभावना बहुत ही कम है। इसी तरह कोल माइनिंग में बाहर की कंपनी के आने का गवर्नमेंट की इज ए विशफुल थिंकिंग। जी। अभी 38 ब्लॉक्स गवर्नमेंट ने 44 बोले थे, बाद में 38 की ऑप्शन हुई। जी। एक प्राइवेट कंपनी नहीं आई, पता आपको? उसका कारण क्या है? आपको पहले बताया मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। क्योंकि खाली ज़मीन का एक टुकड़ा मिलने से माइनिंग नहीं शुरू होती है। जी। ज़मीन को सर्वे करनी पड़ी है, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, कुछ लोकल ब्लॉक हैं ड्रिल किए हुए, जी। फिर आपको लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, पब्लिक ओपिनियन आसपास के दूँ पब्लिक हियरिंग करनी पड़ेगी। तो इतना प्रोसेस लंबा है, करीबन 22 क्लियरेंस लेनी पड़ती हैं माइन स्टार्ट करने से पहले। उनको पता है कि हमारी जो नी जर्क पॉलिसी गवर्नमेंट की, से आज सुबह शेर और शाम को सवा शेर वाला जी, तो वो मुझे नहीं लगता कि हमारे आपके और आपके बच्चों के लाइफ टाइम में भी कोई बाहर का लोग कोल माइनिंग करने आएगा। और मेटल माइन में आ सकते हैं, न्यूक्लियर में आ सकते हैं, बिजली में आ सकते हैं, लेकिन कोल माइनिंग में नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। आई हैव सीन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 60 ईयर्स। माइनिंग किसने स्टार्ट की थी पता आपको? 1774 में टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के दादा ने स्टार्ट की थी। ओके। कार टैगोर एक अंग्रेज के साथ मिलके, अंग्रेज तो 3 दिन के बाद वो चले गए, अपना चलाते रहे। अंग्रेजी कंपनी आई, जब तक प्रॉफिटेबल थी माइन छोड़ के चलेगी। नेशनलाइज इसलिए हुई कि साहब हमें वो काम, माइनिंग ऑलमोस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज होनी बंद हो गई थी, कोयले की कमी आ गई थी।
उस वक्त हालांकि हमारे कोयले की रिक्वायरमेंट खाली रेल इंजन के लिए थी, तब भी नहीं हमें कोयला मिल पा रहा था, इसलिए लोगों को नेशनलाइज करना पड़ा। तो आज हम यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो ये थे आर के सचदेव जी। हमने इनसे बात करी, इनसे बहुत कुछ सीखा भी, एक डिस्कशन हुआ, इंफॉर्मेशन मिली। एक लंबे अरसे तक इनका योगदान रहा है इस देश को, भारत सरकार को, और सेलेक्टिव प्राइवेटाइजेशन के फेवर में दिखे। हालांकि ये कोल इंडिया के नेशनलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, एंड ही फील्स कि सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को हैंड इन हैंड चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।